हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स बाई कुलदीप सर। इसमें जो है इस आज मैं जो आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ वो 11th क्लास का बेसिकली बुक्स है, एनसीईआरटी के बुक्स है। और इसको चैप्टर बाई चैप्टर हम जो कैसे समझेंगे, आगे इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे सोल्व आउट करेंगे, वो आज बेसिकली मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। आज सबसे पहले बेसिकली मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैं जो ये आपको समझा रहा हूँ इकोनॉमिक्स लेवल पे, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझना ही है, आपको जानना ही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ जिनको नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स लेवल पे, समझने के लिए किसी किसी को डाउट भी होता है तो वो समझ सकते हैं। अगर आपको जिसको लगता है कोई इशू नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट नॉलेज के लिए आप सीख सकते हो, कोई इशू नहीं होता हमारी साइड से। मैं तो सिर्फ मोटिव मेरा यही है कि जिसको जो भी डाउट है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, उसका डाउट क्लियर कर सकूँ, मेरा मोटिव सिर्फ यही है। आज जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, मैं 11th क्लास की 2 बुक्स है एनसीईआरटी में। पहली बुक्स जो आती है इंडियन इकोनॉमिक लेवल है। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो होता है हमारी जो 1947 जो फ्रीडम के बाद जो है हमारी जीडीपी में कितना ग्रोथ आया है, हमारे हमारे जो सेक्टर्स है, 2 सेक्टर्स में कितना ग्रोथ आया है, और एक्सचेंज रेट क्या है, हमारा जो फ़ॉरेन जो हमारा एक्सचेंज है वो कितना लेवल, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है, सारा जो है वो इंडियन इकोनॉमिक में आता है थियोरी बेसिस से। एंड द सेकंड बुक जो आती है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हम डाटा एनालाइज पे काम करते हैं, हमें डाटा कहाँ से कलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें डाटा कलेक्शन पे काम करते हैं। डाटा को एनालाइज करके हम किसी टॉपिक को हम एनालाइज करते हैं कि हमारा डाटा के बेस पे हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अभी जो आपके सामने है वो स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक का है, चैप्टर्स है। पहले मैं आपको दोनों बुक्स के चैप्टर्स क्लियर करवाऊँगा। चैप्टर क्लियर करवाने के बाद मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करूँगा अल्टरनेटिव डी में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में चैप्टर जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। मतलब हमारा जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। हमें जो है डाटा, पहली बात तो जो इकोनॉमिक्स में डाटा होता है वो कहाँ से हमें गैदर करना पड़ता है। 2 सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी आता है डाटा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को अलग अलग सोर्सेस से हम गैदर करते हैं। जैसे हम जो छोटे लेवल पे, हम लोकल लेवल पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। एंड द सेकेंडरी डाटा जो वो होता है जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन से इसे गैदर करते हैं। ओके, एंड चैप्टर सेकंड में जो है यूज किया गया है, चैप्टर सेकंड में जो कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब हमारा जो डाटा जो है किस तरह से कलेक्शन किया जाता है। ओके, डाटा का सैम्पलिंग कैसे होती है, डाटा का किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, सारा टॉपिक बाई टॉपिक है। डीपली नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि डीपली मैं चैप्टर्स को आपको समझा पाऊँगा। ओके, एंड द चैप्टर थर्ड जो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डाटा होता है, हम उसको कैसे, उस लेवल को, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को हम कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और ग्राफ में कैसे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारा डाटा इसमें आता है। ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट भी शामिल हो जाती है और प्राइवेट भी शामिल हो जाती है। चैप्टर फोर्थ में जो आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कुछ हमारे मेथड होते हैं। जैसे कुछ डाटा को थ्रू भी, पाई चार्ट के थ्रू भी अलग अलग डाटा का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और कोई भी टॉपिक डाटा को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैटेगरी के वाइज भी उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो फिफ्थ है मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो सेंट्रल लेवल पे जो टेंडेंसी होती है, लेवल होता है कैलकुलेट डाटा करने का, वो उसमें बताया गया है। चैप्टर 6 जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डाटा का जो होता है एक मेजरमेंट होता है। डिस्पर्जन मतलब डाटा को किस कैटेगरी में रखना है।
तो इस चैप्टर 6 में ये इंट्रोड्यूस होगा। चैप्टर जो 7th में होगा इंट्रोड्यूस कोरिलेशन। कुछ हमने 11th क्लास में मैथ्स को अगर आपने जाना है तो 11th क्लास में मैथ्स भी होती है, कोरिलेशन एक चैप्टर होता है। कोरिलेशन कुछ डाटा होते हैं जो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट होते हैं हम उसे ही कोरिलेशन का नाम देते हैं। चैप्टर जो 8 है इंडेक्स नंबर्स। आपको इंडेक्स नंबर्स की जानकारी होगी। इंडेक्स नंबर्स मतलब कुछ हमारे पास डाटा दे रखा होता है, उसको सीरियल वाई किस रेंज में है, मोड वाई अलग अलग, जो हमने 11th में और 10th में ही पढ़ा है मैथ्स में, तो यही डाटा इसमें इंट्रोड्यूस होता है। आगे बात कर लेते हैं। चैप्टर 9 जो है यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसमें जो चैप्टर 9 में होगा स्टैटिस्टिकल टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा पहले बेसिकली जो ये है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिंपल सा क्वेश्चन ये है बनता है इसका कि हम इसका जो यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो अपेंडिक्स एक्स है, अपेंडिक्स ए है ग्लोसरी ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म्स, कुछ टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स लेवल पे, वो आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, तो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको समझाऊंगा। अपेंडिक्स बी में जो आता है आपका टेबल ऑफ 2 डिजिट रैंडम नंबर, जो 2 डिजिट के रैंडम नंबर्स जो होते हैं उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे वो आपको जानेंगे। अब मैं इसके बाद जो आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स से चैप्टर वाइज चैप्टर जो आने वाले हैं उसको समझा रहा हूँ। आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो या आपको नोट करना है नोट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज जो चैप्टर है उनको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो बताता हूँ आपको। जो इंडियन इकोनॉमिक लॉ लेवल है वो यूनिट में डिवाइडेड है। 1 यूनिट में कितने चैप्टर्स आते हैं वो आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। पहले जो यूनिट में है आपका, यूनिट में आता है चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में जो हमारा इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक लेवल पे वो किस तरह से था। एग्रीकल्चर सेक्टर आया था उसमें, क्योंकि इसको जल्दी से मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर्स इनमें बहुत है तो आपको समझाऊंगा शॉर्टली। एग्रीकल्चर सेक्टर है एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है उसका हिसाब किताब वो हम जानेंगे। एंड द फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर में हमारा इंडियन इकोनॉमिक लेवल क्या था वो भी हम जानेंगे। फॉरेन सेक्टर जो हमारा जो आगे दूसरे देश से हमें तो जो अदर कंट्री से हमारा ट्रेड होते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशंस, हमारी जो डेमोग्राफिक कंडीशन 1947 के बाद क्या थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस। ऑक्यूपेशनल कंडीशन पे आ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल कंडीशन जो हम बात करने जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, एक मिनट, हाँ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था हमारा किस तरह था, हमारा जो सेक्टर्स वाइज सेक्टर थे उसमें क्या लेवल कितना इंक्रीमेंट था, कौन सा सेक्टर आगे था, वो सारा इसमें इंट्रोड्यूस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ आ गया आपका, हेल्थ सेक्टर हो गया इंडियन, और जो रोड्स वगैरह जो होते हैं सेक्टर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। बिल्डिंग वगैरह जो है में आ जाते हैं। चैप्टर सेकंड की बात कर लेते हैं हम। चैप्टर सेकंड इंडियन इकोनॉमिक 1950 से 1999 में क्या था, द गोल्स ऑफ द 5 ईयर्स प्लान। हमने जो अपनी इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमने 5 ईयर्स प्लान भी स्टार्ट किए थे, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था 1955 टू 1999 के बीच। इंडियन इंडस्ट्री ऑन ट्रेड वो क्या था, क्या किस लेवल के हिसाब से था हम जानेंगे उसमें। एक मिनट, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था वो किस लेवल का था हम उसको भी जानेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, सॉरी यूनिट सेकंड में आ जाते हैं जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स सिंस 1991। जो हमने हमारा जो रिफॉर्म्स है, हमने क्या क्या डेवलपमेंट करने की योजनाएं बनाई हैं, क्या क्या प्लान्स बनाए, इसमें चैप्टर थर्ड में बताया गया है। चैप्टर थर्ड में क्या क्या है, लाइब्राइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमने ये 3 टॉपिक पे हमने बहुत मेनली हम
डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड क्या था, लाइबराइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और ये इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट, हम इसको भी चर्चा करेंगे। ओके, अब आते हैं हम यूनिट 3 पे, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैलेंजेस थे, क्या क्या थे चैलेंजेस जो थे, पॉवर्टी, चैप्टर जो 4th आता है पॉवर्टी था। पॉवर्टी था, हु आर द पुअर, पुअर कौन है, गरीब कौन है, उसको हम डिफाइन करेंगे। हाउ हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड, हम आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे वो पुअर है, वो गरीब है। द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, हमारे जो नंबर्स है इंडियन इकोनॉमी में कितने पुअर्स है उनका हम कैसे डिफाइन करें। ओके, और इनमें जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को कोजेस क्या क्या है, उसके क्या क्या कारण है। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, हमने क्या क्या पॉलिसीज यूजेस किए इसमें। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हमने इसमें भी हम बात करेंगे। हमने सिर्फ कुछ ड्रामेबाजी की है या हमने कुछ असेसमेंट भी किया है, कुछ एनालाइज भी किया है पॉवर्टी लेवल को शॉर्टफॉल निकालने के लिए। चैप्टर 5 में जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, हम इसमें ह्यूमन कैपिटल हम कैसे कहेंगे। ह्यूमन कैपिटल जो होता है मानव जो पूंजी होती है, कैपिटल को कैसे होता है, और सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्या क्या सोर्सेस है ह्यूमन कैपिटल के। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। स्टेट क्या क्या है इंडियन इकोनॉमिक्स में, स्टेट्स क्या क्या है। एजुकेशन सेक्टर इंडिया, 1947 के बाद हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है कितना डेवलप हुआ था, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है हमारा। ओके, एंड चैप्टर 6 पे जो आते हैं हम, चैप्टर 6 में रूरल डेवलपमेंट, हमारा रूरल डेवलपमेंट है कितना डेवलप किया था। रूरल डेवलपमेंट मतलब शहर का जो लेवल है वो कितना डेवलप किया था। रूरल डेवलपमेंट एंड द कैरिड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में क्या क्या मार्केटिंग हुई है। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या था हमारा तब। डिवर्सिफिकेशन क्या, हमारा जो डिवर्सिफिकेशन है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी इन दोनों लेवल पे, एक तो शहरी और ग्रामीण। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइज फार्मिंग, और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो 7th है आपका, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंफॉर्मेशन एंड अदर इशूज़। एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या था वो भी हम जानेंगे चैप्टर 7th में। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, कि कितना पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल में, किस लेवल का है। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स, जो जॉब वर्कर्स होते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज और ऑफिस, फर्म्स में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट के कितना परसेंटेज होता है, फैक्ट्रीज में और ऑफिस में, ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्रोथ एंड चैलेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या क्या चैलेंजेस है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, कि वर्कफोर्स का जो कितना लेवल उनका इंफॉर्मेलाइजेशन है, उनको कितनी नॉलेज है और कितना स्किल्सफुल है, ये भी हम चर्चा करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिफाइन करेंगे हम। अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गवर्नमेंट किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, क्या क्या रूल्स अपनाती है, क्या क्या फॉलो करती है, उसके ऊपर भी हम टॉपिक बाई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, चैप्टर 8 पे जो आते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे हम बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, और भी जो हॉस्पिटल्स हो गए, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही होती है। ओके, जो रोड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन लेवल का होता है लेवल, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में रखते हैं। रिलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या रिलेवेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ
ओके, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, क्या स्टेट है हमारा। एनर्जी सेक्टर क्या है वो भी हम जानेंगे। ओके, एंड हेल्थ सेक्टर भी जानेंगे। तो हमारा टोटली जो आपका चैप्टर्स आते हैं इसमें 8 चैप्टर आते हैं। हम इसको टॉपिक बाई टॉपिक ही जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये कुछ चैप्टर्स जो है समझ में आए होंगे कि हमको क्या क्या अब जानना है, क्या क्या इस पर इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि बेसिकली जो है मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लास में खड़े होकर नहीं ले सकता क्योंकि इसमें हमें टाइम लगेगा अभी। बट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो अपना 100% दे रहा हूँ, बट टाइम निकाल के दे रहा हूँ, अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ। आपको लगता है कि ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप मुझे आगे के बारे में सजेस्ट करना कि मैं आपके आगे के लिए क्या करूँ। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू आप सभी का।